Hello everyone. So first of all, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session, we are going to discuss about BSc Physics फर्स्ट ईयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो आपकी बुक है उसका जो यूनिट 3 है वो आपका चल रहा है, ठीक है, और लगभग आपका कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस यूनिट में से, एक आधे लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका यूनिट नंबर है 3, ठीक है। उसका आज हमने टॉपिक करना है कि जो डिस्टॉर्शन है एम्पलीफायर्स के अंदर वो क्या चीज है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन एनी एम्पलीफायर, ठीक है। तो उस जो डिस्टॉर्शन होती है उस डिस्टॉर्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, आज हमने इस चीज को भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास एम्पलीफायर्स होते हैं, आपको पता है जो एम्पलीफायर है आपके पास उसको हम क्यों यूज करते हैं कि जैसे हमने ये कोई सिग्नल दिया, ठीक है, और हमने इसको कहाँ पे दिया, इसके आगे हमने मान के चलो कोई एम्पलीफायर लगा दिया, ये हमारा क्या है, दैट इज एनी एम्पलीफायर हैविंग गेन ए, ठीक है। तो यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होके निकलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि एम्पलीफायर का बेसिक काम क्या होता है, उसने सिग्नल को क्या करना है, बूस्ट अप करना है, ठीक है। एम्पलीफायर इज यूज टू बूस्ट द इनपुट सिग्नल। ये आपका कौन सा सिग्नल था, दिस वन इज योर इनपुट सिग्नल, ये आपका इनपुट सिग्नल है, और ये आपके पास कौन सा है, दैट इज योर आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो बेसिकली आपके एम्पलीफायर का ये जिसका गेन ए है, इसका मेन इसकी वर्किंग क्या है, इसने सिग्नल को बूस्ट करना है, ठीक है। जैसे एम्पलीफायर जो है यहाँ पे हमने जो सिग्नल दिया उसको बूस्ट कर देगा। एम्पलीफायर हमने कॉमन बेस स्टडी किया, हमने कॉमन एमीटर किया, कॉमन बेस फेज सेम रखता है, कॉमन एमीटर में फेज जो है वो 180 डिग्री से फेज क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो एम्पलीफायर का आपको बेसिक क्या है वो आपको पता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है दैट इज, अब डिस्टॉर्शन के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं कि जो एम्पलीफायर्स होते हैं इज यूज टू बूस्ट द इनपुट सिग्नल। ये क्या काम करते हैं, ये इनपुट सिग्नल को बूस्ट करने का काम करते हैं, और ये हमने प्रीवियस इस यूनिट के अंदर यही चल रहा है, ठीक है। और हमने फेथफुल एम्पलीफिकेशन भी स्टडी किया था इन योर यूनिट नंबर 2। क्या था फेथफुल एम्पलीफिकेशन, कि अगर आपका शेप ऑफ सिग्नल जो है वो चेंज ना हो तो उसको हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, आपने सिग्नल को एम्पलीफाई करवाना है एंड यू वांट टू गेट फेथफुल एम्पलीफिकेशन, आपको क्या चाहिए, आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या है, शेप ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड द आउटपुट सिग्नल मस्ट बी सेम, ठीक है। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल की जो शेप है वो आपकी सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपके पास ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन ना हो, दैट मीन्स अगर आपकी ये शेप जो है वो सेम ना हो, ठीक है, देन क्या होगा, ठीक है, तो उसके कारण जो भी इफेक्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, दैट इफेक्ट इज नोन एज डिस्टॉर्शन। उसको आप बोलोगे कि उस सिग्नल में क्या आ गई, उस सिग्नल में आ गई डिस्टॉर्शन, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए तो उसकी हमारे पास सिंपल सी कंडीशन होती है कि आपका जो शेप है सिग्नल की वो आपके पास एक दूसरे का रेप्लिका होना चाहिए, बिल्कुल सेम, ठीक है। इनपुट और आउटपुट सिग्नल दोनों सेम होने चाहिए, तो उसको वो आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव साइकिल का पॉजिटिव आए, नेगेटिव का नेगेटिव आए, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ फेथफुल एम्पलीफिकेशन और शेप ऑफ इनपुट सिग्नल। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपने ये इस टाइप का सिग्नल दिया तो आउटपुट में भी आपको सिग्नल इसी टाइप का मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही सिग्नल आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए उसकी जगह, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ फेथफुल एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। वो चाहे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, दैट इज स्टिल फेथफुल एम्पलीफिकेशन है। हमें वो साइन है तो वो साइन जैसी ही वेव चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि साइन की स्क्वायर वेव आ जाए। ऐसा है कि आपने सिग्नल ये दिया, ये आप सिग्नल दे रहे हो और आपको आउटपुट में क्या मिल रही है, आउटपुट में ऐसा सिग्नल आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही शेप चेंज होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दैट इज नॉट योर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो क्या होगा, अगर आपके पास जो शेप है सिग्नल की वो अगर चेंज हो जाएगी, ये देखो, इफ द शेप ऑफ द सिग्नल इज नॉट सेम, आपकी जो शेप है सिग्नल की, दैट इज द शेप ऑफ द सिग्नल, अगर शेप ऑफ द सिग्नल इज नॉट सेम
or the shape of the signal is not replica of each other means your input and output. अगर एक दूसरे का रेप्लिका नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि उस सिग्नल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो चुकी है, डिस्टॉर्शन इज प्रोड्यूस. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टॉर्शन. हमने इससे पहले भी डिस्टॉर्शन को जनरलाइज तो कर लिया था कि क्या मीनिंग होता है डिस्टॉर्शन का. तो ये जस्ट हमने थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाना कि डिस्टॉर्शन क्या है, इसके नंबर ऑफ टाइप्स क्या है डिस्टॉर्शन के. ठीक है, तो आई होप सो क्लियर होगा कि एम्पलीफायर का बेसिक वर्क होता है उसने सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, बूस्ट अप करना है. तो अगर आपको फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए दैट मींस द शेप ऑफ द सिग्नल मस्ट बी सेम. लेकिन अगर वो शेप जो है वो बाय एनी मींस वो सेम नहीं रहता तो दैट मींस कि आपका वहां पे क्या आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया. दैट इज सिंपल. ठीक है, तो ये आपका डिस्टॉर्शन है. क्लियर है. अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है. अब क्या है, जो डिस्टॉर्शन है ना, डिस्टॉर्शन में अकर ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन. इसके नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं. तो इन नंबर ऑफ रीजंस के कारण वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ क्या बनेंगे, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन. देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन के नंबर ऑफ टाइप बनेंगे. ठीक है, डिस्टॉर्शन की वजह अलग अलग केसेस हो सकते हैं, उनमें से जो अलग अलग केस है उनके कारण अलग अलग टाइप बनेंगे. और आज हमने वो टाइप्स क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं. ये आपको एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के अंदर बच्चे ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू 4 मार्क्स. ठीक है, हाँ जी. अब देखिए नेक्स्ट जो है, फर्स्ट जो अपना पॉइंट है डिस्टॉर्शन का टाइप कौन सा है. फर्स्ट टाइप जो है दैट इज द एम्पलीट्यूड और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. ठीक है, या तो आप एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन बोल सकते हो या आप नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी बोल सकते हो. ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा. अब ऐसी सिचुएशन है अपने पास कि आपके पास जो आउटपुट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो हम सिंपल सा केस ले लेते हैं दैट इज हाँ जी, यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये केस है कि जो अपने पास आउटपुट है, ठीक है, दैट इज ये कंसीडर करो, ये इनपुट लिख रहा हूं यहां पे मैं, दिस वन इज इनपुट साइड. ठीक है, एंड दिस वन इज योर आउटपुट साइड. ठीक है, अब क्या हुआ, अब इनपुट में सपोज करो कि मेरे पास जो हमें पता है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी वगैरह है, आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा ये तो क्लियर पता ही है ना. फ्रीक्वेंसी की यूनिट वगैरह क्या है, किसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये भी आई थिंक आपको नोन है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो अपने पास क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे केस क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन दैट मीन्स कि अगर इनपुट के अंदर आपके पास कोई और फ्रीक्वेंसी है और आउटपुट में कोई नई फ्रीक्वेंसी आ जाए. ठीक है, सपोज करो आपके पास जो इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ जी, अब देखिए सपोज करो कि आपके पास जो इनपुट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास, जैसे मान के चलो 200 हर्ट्ज है. ठीक है, आपके पास इनपुट में 200 है, यहाँ मान के चलो आपके पास 300 है. दो टाइप की फ्रीक्वेंसी है आपके पास इनपुट के अंदर. ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट में क्या हो गया, आउटपुट में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 200 के साथ 200 तो है, 200 हर्ट्ज तो आपको मिल रही है. ठीक है, इसके साथ आपको क्या है 400 मिल रही है. ठीक है, इसके साथ आपको 600 मिल रही है, 600 हर्ट्ज होगी. ठीक है, सिमिलरली 300 के साथ आपको 300 तो आपको मिल रही है, उसके साथ क्या है आपको 600 जो है, ठीक है, उसके साथ आपको 900 यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज होगी. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है कहीं पे कि इनपुट के अंदर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उससे आपको एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज आउटपुट में मिल रही हैं, तो उसको बोलते हैं, वो कौन सी डिस्टॉर्शन है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन. ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन बोलते हैं बच्चे इसको. ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फर्स्ट पॉइंट इसका यही है. ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन बोलोगे. अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, एंड दीज फ्रीक्वेंसीज जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी ना उनको क्या बोलते हैं, दीज फ्रीक्वेंसीज आर सेड टू बी द हार्मोनिक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द इनपुट. जो आपको ये फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी ना इनको इनपुट फ्रीक्वेंसी की हार्मोनिक्स बोलते हैं.
क्या मीनिंग होता है हार्मोनिक्स का? देखो मैंने अभी जो एग्जांपल किया था ना, सपोज करो कि जो मेरे पास इनपुट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 200 हर्ट्ज, ठीक है, आपके पास 200 थी इनपुट के अंदर, और आउटपुट के अंदर आपको क्या आई? आउटपुट के अंदर आपके पास ये 2 जो 100 है ये तो आपके पास है, वहां पे आपके पास 200 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी मल्टीप्लीकेशन के अंदर 400 भी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास, वहां पे आपके पास दैट इज 600 भी आ गया, ठीक है। तो ये जो आपके पास आई है ना, जो इनिशियल जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी उसके मल्टीपल आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ रहे हैं, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ये 600 जो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द हार्मोनिक्स ऑफ, दीज आर द हार्मोनिक्स ऑफ, दीज आर द हार्मोनिक्स ऑफ इनपुट सिग्नल। ये जो आपका सिग्नल है इसके क्या है? हार्मोनिक्स है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, क्लियर है? तो देखो ये सेकंड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? जो ये डिस्टॉर्शन है इज स्मॉल फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर। ये जो डिस्टॉर्शन होती है, इस टाइप की जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए स्मॉल होती है, लेकिन हाई किसके लिए होती है? जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं ना, उनमें ये जो डिस्टॉर्शन होती है वो क्वाइट हाई होती है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो आई होप सो क्लियर होगा क्या है इसके अंदर, किस टाइप से है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट किया हमने वो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन था, ठीक है, लेकिन वहां पे हम डिस्कशन फ्रीक्वेंसी के बारे में कर रहे थे, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो अब फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के अंदर मेरे पास क्या है कि जो आपके पास इनपुट सिग्नल होता है ना बच्चे, दैट इज द इनपुट सिग्नल, वो कोई सिंपल सिग्नल नहीं होता कि आप ये बोल सको कि ये ऐसे साइन है जी, सिंपल है, ये ऐसा सिग्नल है, ठीक है। जनरली ऐसा नहीं होता। आपका इनपुट सिग्नल एक कॉम्प्लेक्स वेव शेप होती है, एक कॉम्प्लेक्स वेव शेप फंक्शन होता है वो, ठीक है। तो आप जो सेकंड ईयर है आपका बीएससी का, वहां पे आप स्टडी करोगे, फोरियर थ्योरम आती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फोरियर थ्योरम क्या है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स वेव शेप होती है वो किसकी मिलके बनी होती है? वो सिंपल साइन और कोस से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है, ए सिग्नल कंटेन्स नंबर ऑफ वोल्टेजेस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो फोरियर थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो आपका एक सिग्नल है ना, जैसे ये वाला कोई मान के चलो ये आपका कोई सिग्नल है, तो ये जो सिग्नल है ना, इसके अंदर आपके पास क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ क्या है? नंबर ऑफ वोल्टेजेस है, नंबर ऑफ वीज है, ठीक है। नंबर ऑफ वीज का मतलब नंबर ऑफ वोल्टेजेस हैं इसके अंदर, और हर वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? डिफरेंट क्या होगी वहां पे? हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है म्यू लिख लो, वो आपके पास क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। तो क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन? कि जो भी आपके पास जो आपका इनपुट सिग्नल आप दे रहे हो, ठीक है, एम्पलीफायर को, दैट इज नॉट अ सिंपल वन, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स वेव की फॉर्म में होता है। और फोरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी आपका सिग्नल होता है वो नंबर ऑफ वोल्टेज से मिलके बना है, हैविंग द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। आप सिंपल कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्स वेव शेप होती है, जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होता है, वो सिंपल वेव फंक्शन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे फोरियर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ गया, ठीक है। तो अब ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो आपका जो सिग्नल है वो किस वे से जनरेट होता है, किस वे से बना होगा। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है कि जो ये डिस्टॉर्शन वगैरह है ये आपकी कब आएगी, ठीक है। देखो जब हमने एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन किया, फर्स्ट वन जो था, वहां पे तो हमने सिंपली देखा कि इनपुट के अंदर फ्रीक्वेंसी और थी और आउटपुट में कोई एक्स्ट्रा ही आ गई, ठीक है। आउटपुट में इनपुट वाली है लेकिन एक्स्ट्रा आ चुकी है, तो वो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो गया। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है ना, वो आपका कब आएगा? वो आपका तब आएगा जब आपके पास जो ये देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि ये नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है। अब इसमें से मान के चलो एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास μ1 है, एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास μ2 है, एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास μ3 है, ठीक है। ये इसकी जो एम्पलीफिकेशन है वो अलग होगी, मान के चलो इसकी एम्पलीफिकेशन A1 है, इसकी एम्पलीफिकेशन A2 है, इसकी एम्पलीफिकेशन क्या है? A3 है। तो जब ऐसा केस हो जाए कि जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं, ये वाले जो क्या हैं, दीज आर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ये आपका अलग कंपोनेंट है, ये आपका अलग कंपोनेंट है, ये आपका अलग कंपोनेंट है। जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उनकी जो एम्पलीफिकेशन है वो अलग अलग हो जाए,
तब वहां पे कौन सा डिस्टॉर्शन आता है उसको बच्चे बोलते हैं दैट इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ये जस्ट ये जो हमने 2 पॉइंट किए हैं ये सिग्नल को डिफाइन करने के लिए, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये एक ही तो सिग्नल दिया है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहां से आ गए। जो भी सिग्नल कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ वोल्टेज का हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जो आपके पास सिग्नल है वो किस टाइप से कॉम्प्लेक्स होगा या सिंपल जो होगा तो वो किस टाइप से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें इसको देख लेना अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हो गया, 2 पॉइंट है। ये जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जो डिस्टॉर्शन है, दिस डिस्टॉर्शन इज कॉज्ड बाय अनइक्वल एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट μ1 था, दूसरा कंपोनेंट μ2 था, तीसरे कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी μ3 थी। ये इसकी एम्पलीफिकेशन क्या होगी, ये मान के चलो 2 टाइम एम्पलीफाई हो गया, ये मान के चलो 3 टाइम्स एम्पलीफाई हो गया, ये मान के चलो आपका 4 टाइम्स एम्पलीफाई हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है उस टाइम पे जो डिस्टॉर्शन आएगा दैट इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है फॉर जीरो डिस्टॉर्शन। अगर आपको किसी एम्पलीफायर के अंदर जीरो डिस्टॉर्शन चाहिए तो जो रिस्पांस कर्व होती है ना, जो हम एम्पलीफायर्स के लिए ड्रॉ करते हैं वोल्टेज के अंदर, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी के अंदर ग्राफ होता है उसको रिस्पांस कर्व बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अंदर जो ग्राफ होता है ना उसको बोला जाता है दैट इज योर रिस्पांस कर्व। अगर आपकी डिस्टॉर्शन जीरो है तो आपकी जो रिस्पांस कर्व होती है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर है, ये हमेशा माइंड में रखना। अगर आपके पास जीरो डिस्टॉर्शन है तो इट मींस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपके रिस्पांस कर्व होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो देखो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, इस डायग्राम में देखो आपके पास इस साइड मैंने क्या ले रखी है, इस साइड ले रखी है वोल्टेज एंड एक्स एक्सिस में ले रखी है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है ना ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। और ये कब रिप्रेजेंट है, ये आइडियल केस है। आइडियल का मतलब है व्हेन आपके पास डिस्टॉर्शन डी का मतलब है डिस्टॉर्शन किसके इक्वल है, जीरो है। जब आपकी डिस्टॉर्शन जीरो है तब आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो आएगी, ये वाली जो रिस्पांस कर्व होती है वो आपकी आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जीरो डिस्टॉर्शन वाला केस होता नहीं है। जब भी आप किसी एम्पलीफायर के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व ड्रॉ करोगे ना तो वो बच्चे आपकी जो कर्व आती है ना वो किस टाइप की आती है, वो आएगी कुछ इस टाइप की, इस तरह से ऐसे जाएगी कर्व, फिर इस तरह से और बाद में फिर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, इस वे से आपकी जो कर्व होती है किसी एम्पलीफायर की वो जनरेट होती है। ठीक है, तो इट मींस कि आपकी जो एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आती है वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन है। ठीक है, वो आपका क्या है, दैट इज स्ट्रेट लाइन पोर्शन है। यहाँ पे देखो ये जो इतना पोर्शन है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन पोर्शन है ना। तो इट मींस कि अगर आपने जीरो डिस्टॉर्शन करनी, यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या होगी, जीरो होगी। ये सेंटर है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन जीरो होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन और ये ब्लू लाइन दोनों मैच कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्या होगी, जीरो होगी। जहां पे स्ट्रेट हो जाए वो वहां पे डिस्टॉर्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो इट मींस आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को कैसे कम कर सकते हो, अगर आप अपने एम्पलीफायर को इसी रीजन के अंदर एक्टिव करवाओगे, जस्ट इतने में ही वो काम करे, तब आपके पास डिस्टॉर्शन क्या होगी, तब इस रीजन में आपके पास डिस्टॉर्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो वो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी हुआ है कि अगर आप मिड फ्रीक्वेंसीज के लिए ही आप इस एम्पलीफायर को एक्ट करवाओगे तब वहां पे जो ये डिस्टॉर्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा ये डायग्राम क्या है, किस वे से इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट आ गया पॉइंट, टू रिड्यूस द डिस्टॉर्शन ओनली मिड रीजन फ्रीक्वेंसी शुड बी यूज्ड। अगर आपने वो डिस्टॉर्शन को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ मिडल जो फ्रीक्वेंसीज है उसी को यूज करो। ये देखो ये इतना पोर्शन है ना, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो इतना पोर्शन ही आप क्या करो, उसका यूज करो, बाकी ना यूज करो, तो आपके पास डिस्टॉर्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और मे बी जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगी। और दूसरा इसके अंदर क्या है, दूसरा अगर आप नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं ना उस एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक अगर आप यूज करोगे तो भी आपके पास क्या हो जाएगा,
आपके पास जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी रिड्यूस्ड। बस हमने कम करनी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टॉर्शन एंड एक्सप्लेन द नंबर ऑफ टाइप्स एंड आल्सो हाउ यू कैन रिड्यूस दीज डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो रिड्यूस का भी थोड़ा बहुत आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट हो चुका है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के कारण क्या हो जाएगा, ये डिस्टॉर्शन रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, दिस डिस्टॉर्शन मे बी रिड्यूस्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास लास्ट जो पॉइंट है दैट इज फेज और डिले डिस्टॉर्शन। इसको बच्चे अच्छे ढंग से देख लो। अब जो फेज है ना, देखो जब फेज की बात हो रही है, इट मींस इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के अंदर कहीं ना कहीं फेज के अंदर चेंज होगा, तो उसको क्या बोलोगे, फेज डिस्टॉर्शन बोलोगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज नॉट सेम। रिलेशनशिप का मतलब है फेज रिलेशनशिप। ठीक है ना, अगर इनपुट के अंदर मान के चलो आपके पास जो कोई फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस टाइप से चल रही है। ठीक है, कोई एक सिग्नल ये है, कोई दूसरा सिग्नल है वो आपका क्या चल रहा है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है वो मान के चलो कुछ ये सिग्नल आपका ऐसे चल रहा है, और आपने आउटपुट में चेक किया कि आउटपुट में ये सिग्नल कैसे चल रहा है, तो आउटपुट में आपको पता चला कि ये जो पहले वाला सिग्नल है वो कुछ इस टाइप से चल रहा है, और जो दूसरा सिग्नल है वो आपका कुछ इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये चेंज हो गया ना, कहाँ वो रेड आगे चल रहा था वो रेड पीछे चल रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये फेज रिलेशनशिप है, और ये दोनों में सेम नहीं है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अंदर चेंज हो गया। तो इसके कारण जो डिस्टॉर्शन आएगा उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज योर फेज डिस्टॉर्शन और ऑल्सो नोन एज डिले डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब फेज डिस्टॉर्शन टेक प्लेस, तो इसको आप क्या बोलोगे, फेज डिस्टॉर्शन बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू रिएक्टिव एलिमेंट इन द सर्किट। देखो आप जब एम्पलीफायर को जनरेट करोगे तो एम्पलीफायर में आप ट्रांजिस्टर का यूज करोगे। ठीक है, वहां पे आप कोई बैटरीज वगैरह लगाओगे, कोई वायर्स वगैरह होंगी, तो उनका कोई ना कोई रेजिस्टेंस वगैरह होगा, उनकी रिएक्टेंस होगी कोई ना कोई। ठीक है, तो उनके कारण भी आपके पास ये फेज डिले ऑकर हो जाता है। ठीक है, वो जनरली है, थोड़ा बहुत तो फेज डिले आ ही जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट जो है दैट इज, हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं कैसे। एक तो हम क्या करें, जो भी वो रिएक्टिव एलिमेंट है जिसके कारण आपका फेज आ रहा है उसको आप रिमूव भी कर दो, जहां उसको आप सही कर लो, करेक्ट कर लो। एक तो आप बाय एलिमिनेटिंग द रिएक्टिव एलिमेंट, एक ये काम कर सकते हो। एक जो हमने प्रीवियस के अंदर किया था कि आप नेगेटिव फीडबैक यूज कर सकते हो, वो भी आप काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये नेगेटिव फीडबैक यूज करने से यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, देखो क्योंकि हमें पता है कि फेज के अंदर शिफ्ट चल रहा है, ये मान के चलो एक सिग्नल है, ये आपके पास कोई दूसरा सिग्नल है, फेज के अंदर शिफ्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये फेज के अंदर शिफ्ट है, अगर पॉजिटिव आपके पास फीडबैक लोगे तब तो वो कोई चेंज नहीं करता। हमने किया था पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या आता है, जिसमें इनपुट जैसा ही आउटपुट का सिग्नल आती है, फेज सेम होती है, वो आपके पास पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव क्या होती है, जिसमें फेज चेंज होती है। तो अगर वो पहले से ही फेज शिफ्ट हो रखी है, आप नेगेटिव अप्लाई करोगे तो चांसेस हैं कि वो आपके पास सही हो जाए। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो मेरे पास क्या है, लास्ट वन एंड इंपॉर्टेंट वन है, दिस डिस्टॉर्शन इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट इन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। जो आपके ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होते हैं ना, वहां पे ये जो डिस्टॉर्शन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो एक बार हम उस चीज को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो मेरे पास क्या है, केस क्या है कि जो किसी ह्यूमन की, जो हमारी पर्सन की किसी की रेंज होती है सुनने की, वहां पे हमें जो ये डिस्टॉर्शन होता है फेज के कारण, उसमें हमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। मान के चलो आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रखे हैं, अलग अलग उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर उसमें ये डिस्टॉर्शन है तो आपको वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको वो सॉन्ग ही समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली वो आपको क्या लगेगा, वो थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा कि कुछ थोड़ी कोई बात थोड़ी सी पीछे होके आ रही है, कोई उसने सॉन्ग में कोई वर्ड बोला है वो पीछे आ गया, थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा डिले होगा, तो वो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या आ गया, वो बिल्कुल अच्छा लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स होते हैं ना, उसमें ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन जो आपके पास जैसे CRO वगैरह है, जहाँ जो भी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, ठीक है, जो उस सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं, जैसे टेलीविजन वगैरह है, टीवी वगैरह है, वहां पे हमारे पास वीडियो सिग्नल है, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो सिग्नल जो है उसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि जो ये फेज डिस्टोर्शन हो जाए, तब वो सारा जो आपके पास जो वीडियो है वो सारी ही डिस्टोर्ट हो जाती है, तब वो आपको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है, ठीक है ना। वो आधा फेस किसी का दिखाई देगा, ठीक है, नीचे से जो आपके पास बॉडी है वो किसी और की दिखाई देगी, ठीक है, कलर वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास इस टाइप के ऑपरेशंस है ना, इस टाइप के जो CRO, टीवी हो गया, वीडियो सिग्नल्स वगैरह हो गए, वो इस डिस्टोर्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसमें इस डिस्टोर्शन को रिमूव करना काफी हद तक जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप जो रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिमूव कर दोगे, जहां आप नेगेटिव फीडबैक को यूज करोगे, तो ये डिस्टोर्शन आपकी कम हो जाएगी। लेकिन जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स होते हैं, वहां पे कोई ये डिस्टोर्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअल में वो आपको एक सूथिंग इफेक्ट ही देगा, आपको अच्छा लगेगा वो सॉन्ग सुनने में, जिसमें थोड़ा बहुत डिले आ रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइनर सा डिले होना चाहिए, ठीक है। जैसे आवाज गूंजती है, आप किसी रूम के अंदर बैठ के कोई सॉन्ग बोल रहे हो, तो वो अगर आपकी आवाज ये इस तरह से गूंज रही है, तो वो डिस्टोर्शन इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था, डिस्टोर्शन, जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, CDLU KU के अंदर, दोनों के अंदर पूछा गया है। तो आई होप सो कर लोगे, सिंपल है, डिस्टोर्शन या एम्पलीफायर क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका आज वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीटेड है, कि जो डिस्टोर्शन है उसको किस टाइप से एक्सप्लेन करोगे। अभी तक ना इसमें एक मेन टॉपिक आपका रहता है, वो जो RC कपल एम्पलीफायर है, वो लेंथी बहुत है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, जो एग्जाम में वाइडली आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह हो गए, तो वो हम एक बार डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो वो जो भी आपके इस यूनिट में सॉरी इस बुक में से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, उनके ऊपर सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे, ताकि आप हर यूनिट के अंदर एक आधा न्यूमेरिकल आएगा, तो वो आप न्यूमेरिकल कर सकोगे, ठीक है। तो इनको अच्छे ढंग से करो, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये आपका आज वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, अच्छे ढंग से इसको करो।